नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और ये चैप्टर 4 है और ये क्लास 9th है, याद रखिएगा। और चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्थाएं काम करती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सिविक्स का चैप्टर है और नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया, तो आपके एग्जाम के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कि संस्थाओं का कामकाज क्या होता है, जो संस्थाएं होती है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री या कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं, कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के आम नागरिकों के लिए काम करती है। तो हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले को जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे लिए नियमों का निर्माण करता है और नियमें बनाते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने और उपयोग में एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है। नौकरशाह को समझ लीजिए, नौकरशाह क्या होता है। तो देखिए, सिविल सर्विसेज जो होते हैं उनको हम नौकरशाह कहते हैं, या फिर यूपीएससी के माध्यम से जो लोग एग्जाम पास करके जाते हैं वो नौकरशाही के रूप में जाने जाते हैं। जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, इन्हीं को हम नौकरशाही के रूप में जानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद जो होता है उसे सुलझाए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, उसके अंदर में क्या होता है, जो नागरिक हो गए या सरकार के अंदर या पुलिस के बाद तो जो विवाद होता है, जो झगड़े एवं लड़ाइयाँ होती है, उसे सुलझाया जाता है। अब हम बात करेंगे एक सरकारी आदेश के बारे में। लिखिए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। भारत सरकार के तहत, भारत का जो सरकार है उसके तहत सिविल पदों और सेवाओं में 27% स्थान जो है वो एसबीसी के लिए आरक्षित होगी। ये सरकारी आदेश का प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई। जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो सिविल पद होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, वो चाहे यूपीएससी हो गया या सिविल सर्विस के एग्जाम के माध्यम से जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसमें सेवा में 27% जो आरक्षण है वो एसईबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। ये एक सरकारी फैसला है और सरकारी के नियम के अनुसार जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। कर लेते हैं, इस प्रकार के नियमों को तय कौन करता है, कौन बनाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक देश के सर्वोपरि कहा जा सकता है। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी राष्ट्रपति ही होता है। नई सरकार में संसद की जो नया सरकार बनता है, क्योंकि नए प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, संसदों के माध्यम से होता है, तो राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने में अपनी मंशा की घोषणा होती है। अब देखिए, 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया था, एक फैसला लिया गया था, और अगले दिन प्रधानमंत्री ने निर्णय को, इस लिए गए फैसले को संसद में बताया गया था, सूचित किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं कि निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, जो भारत के नियमों का निर्णय होता है वो कौन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। अगर राजनीतिक संस्था है तो ये आवश्यकता क्या है हमारे भारत देश में। तो किसी देश को चलाने, और इसमें कई गतिविधियां शामिल होती है। देखिए, किसी भी देश को सही रूप से चलाने के लिए संस्था जरूरी है, क्योंकि अगर संस्थाएं नहीं होंगी तो देश को सुचारू रूप से चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट एक ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है नागरिकों के लिए। नागरिक के जीवन के बेहतरी के लिए ये संस्थाएं जरूरी होती है और यही बहुत ही अहम फैसले भी लेते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी मंत्रीगण नियम कानून बनाते हैं या फैसले लेते हैं, इसको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम कौन करता है, नौकरशाह करता है। और नौकरशाह के बारे में मैंने बताया है कि ये एक प्रकार से पुलिस को आप ले लीजिए, जो पुलिस का विभाग है वही इन सभी कार्यों को जमीनी स्तर पर लाने का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है, सुप्रीम कोर्ट वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच जो भी विवाद होते हैं उसे सुलझाया जाता है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता के अंदर महत्वपूर्ण है। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि संसद किसे कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर 9th के बाद भी ये इंपॉर्टेंट है, 10th में इंपॉर्टेंट है, 11th में इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग कक्षाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है।
देखिए संसद किसे कहते हैं इसे जान लेते हैं। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद एवं राज्य स्तर पर इसे विधानसभा भी कहते हैं। ये हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था कि हमारे भारत में चुनाव की जो दो प्रक्रिया है, एक होता है राज्य स्तर पर और दूसरा होता है केंद्र स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं और जो राज्य स्तर पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। तो जो केंद्र स्तर पर चुने जाते हैं उन्हें लोकसभा और जो राज्य स्तर पर चुने जाते हैं उन्हें राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने के लिए, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी देश, ये भारत की बात नहीं है, जहाँ पे जनतंत्र है, जनता के द्वारा शासन चलाई जाती है, तो वहां पे नियम और कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को ही होता है। जो सांसद जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के अंदर में ये कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने की विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है और मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। देखिए नए कानून बनाने का काम ही नहीं है इनका, जो कानून है उसमें एडिट भी हो सकता है, संशोधन भी हो सकता है। तो मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बनाने का भी काम संसद को होता है। कोई ऐसा कानून है जो काम का नहीं है, नागरिकों के लिए सही नहीं है, तो उसे खत्म ही कर सकता है और उसके जगह पर नए कानून बनाने का काम भी कौन करेगा? सांसद ही करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर है तो आप क्या बताएंगे? देखिए इसके सदस्य जो होते हैं वो आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके सदस्य जो होते हैं लोकसभा के वो आम जनता द्वारा, मतलब आम पब्लिक द्वारा मतदान करने के माध्यम से चुने जाते हैं। मतलब वयस्क मतदान का मतलब होता है 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के द्वारा चुनाव करके इन्हें चुना जा सकता है। दूसरी तरफ भी हम बात कर लेते हैं राज्यसभा का। तो देखिए इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष तक होता है, मतलब जो सांसद का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होता है। लेकिन राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। इनके अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। ये मैंने पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था लोकसभा का। और अगर हम राज्यसभा के अधिकतम संख्या की बात कर लें तो वो 250 है। याद रखिएगा, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है। अगला पॉइंट हमारा कहता है धन विधेयक का जो केवल फैसला होता है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है, पैसे देता है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, इसमें ज्यादातर शक्तियां जो है वो लोकसभा को ही प्राप्त है। अगला टॉपिक हमारा कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, ये जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यहाँ पे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन लोकसभा के प्रति इनकी उत्तरदायिता है। अगले पॉइंट में चलते हैं। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। इसे निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम भारत के राष्ट्रपति को अगर राज्यसभा में बात कर लें तो वो समाज सेवा, शिक्षा, कला, खेल जैसे क्षेत्रों के संबंध में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अर्थात चुन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आपको सांसद बनना है भारत देश में तो आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम आपकी आयु 30 वर्ष की होनी ही चाहिए। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर था।
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो देखिए, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर क्या करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्री परिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों नीतियों को मूर्त रूप देना और क्रियान्वयन करना, ताकि ये सही तरीके से काम करे। इसलिए क्या होता है, मंत्री परिषद को कार्यपालिका भी कहा जाता है। यहाँ पे कार्यपालिका ही है जो सही तरीके से इन सभी चीजों को जमीनी स्तर पर करने के लिए सुचारू रूप से काम करता है। राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, ये भी आम जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अस्थाई कार्यपालिका किसे कहते हैं। देखिए, यह नौकरशाहों से मिलकर बना होता है और नौकरशाह के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बाद ही इनका चयन होता है। सरकारें बदलने के बावजूद भी नौकरशाही यानी कि अस्थाई कार्यपालिका का कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं होता। सरकार अगर 5 साल में बदल भी जाती है फिर भी इनके नौकरी या इनके काम पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी नौकरी 60 वर्षों तक फिक्स होती है। ये 60 वर्षों तक कार्य करते रहते हैं। इनके कार्यकाल में 12 बार सरकारें बदल सकती है, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। अगर लिखिए आपको बोला जाए तो ये 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पहला अधिकार तो है कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। दूसरा है विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, जांच करना, देखरेख करना भी प्रधानमंत्री का काम है। विभिन्न विभागों का सामान्य निगरानी, हर पे अपना निगरानी बनाए रखना भी प्रधानमंत्री का काम है। मंत्रियों के काम का वितरण, कौन से मंत्री किस प्रकार के काम को करेंगे, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। इसके अलावा किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार प्रधानमंत्री को है। कोई मंत्री यदि किसी प्रकार के गलत कामों में पाया जाता है, किसी भी प्रकार के धांधली में पाया जाता है, करप्शन में पाया जाता है, घूसखोरी में पाया जाता है, तो उसे उसके पद से हटाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति भी आपके लिए यहाँ पे VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहते हैं। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। देखिए, हर काम राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन इनका पद अलंकारिक है, मतलब ज्यादातर फेस वैल्यू इनका सामने नहीं आता, लेकिन इनके बिना पूछे या इनके बिना सिग्नेचर का कोई काम होता भी नहीं है। जब कोई बिल संसद में पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन पाता है। मैंने भी आपको समझाया ना कि हर काम में इनके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है, मतलब सिग्नेचर होना जरूरी है, चाहे सरकार का किसी भी प्रकार का फैसला हो। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना पावर होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का, कि बिना उनके सिग्नेचर, बिना उनके दस्तखत, बिना उनके मतलब बताए या फिर उनकी जानकारी के कोई भी काम देश के अंदर नहीं हो सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताइए। तो देखिए, एक तरफ मैंने मंत्री परिषद रखा है और दूसरी तरफ हमने मंत्रिमंडल रखा है। ये भी आपके लिए VVI रहेगा, एग्जाम में 9th क्लास के पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर्स कम है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पढ़ना जरूरी है। इस बार के चैप्टर में बहुत कम चैप्टर दिए गए हैं और जो भी चैप्टर दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके अंदर के जो मेन टॉपिक है वो आपको याद रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मेरा मोटिव रहता है कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उन सभी के ऊपर हम डील आपको वीडियो में कर देते हैं। तो आइए जानते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो देखिए, मंत्री परिषद में क्या होता है, इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद में 3 कैटेगरियां होती है, कैबिनेट मंत्री और उसके बाद है राज्य मंत्री दूसरे नंबर पे, और उसके बाद है हमारा तीसरा उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है। और मंत्री परिषद की अगर बात करें तो यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता,
लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात कर लें तो यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों उसके बारे में निर्णय करती है, और ये कार्यालय सामूहिक होते हैं, सभी आके इसमें अपना हिस्सा लेते हैं। मंत्रिपरिषद में यह सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त है, सिद्धांत के अनुसार इसे सारी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर मंत्रिमंडल को देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये भी किसका शक्ति प्रयोग करती है? मंत्रिपरिषद का, और सरकार जो होते हैं उसके लिए कार्य करती है। मंत्रिपरिषद की अगर बात कर लें तो इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, और दूसरी तरफ अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है, ऑर्डर देती है, और यह निर्देश सभी मंत्रियों को बाध्यकारी करते हैं उनके कार्यों को करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर के बारे में। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 और क्लास 9 जो सिविक्स का चैप्टर था, नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया था, और चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। यहाँ पे ये सारी चीजें समाप्त हो गई, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।